आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 6 के साइंस का 14th चैप्टर जल के बारे में और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं इस चैप्टर्स का हेडिंग है जल। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर्स में हमें कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर्स में आपको वाटर के बारे में आपको बताई गई है, आपको जल के बारे में बताया गया है कि जल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। जल हमें कैसे प्राप्त होते हैं, जल के स्रोत क्या है, कैसे जल है, जल चक्र है वो पूरा होता है और किस तरह से जल चक्र के कारण हमें जल की प्राप्ति होती है और जल जो है बिल्कुल बराबर अवस्था में रहता है हमारे इस पृथ्वी के साथ। साथ में आपको संघनन का जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है, वाष्पन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, क्या होते हैं सूखा, क्या होते हैं बाढ़ का जो कंडीशन उसके बारे में आपको बताया गया है, कैसे हमारे कपड़े सूख जाते हैं धूप में उसके बारे में भी आपको बताया गया है, किस तरह से हम जल को एकत्र कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताया गया है। यानी देखा जाए तो पूरी तरह से जल के बारे में ही आज का ये चैप्टर है। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम यह बात जान लेते हैं कि आखिर इस हेडिंग्स में बताए गए जल शब्द का आखिर क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं जल दैट मीन्स वाटर। जल एक पारदर्शी, एक स्वादहीन, गंधहीन, एक रंगहीन रासायनिक पदार्थ है जो इस धरातल के, इस पृथ्वी के जितने भी सारे धाराएं हैं उस पर मौजूद है, जैसे कि झीलों पर, नदियों पर, तालाबों पर, महासागरों के साथ यह जो है उपस्थित होता है। कौन? ये जल। साथ ही ये जो जल है सभी जीवों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आपको जानना चाहिए क्योंकि जल का ही एक दूसरा नाम जीवन है। जितने भी सारे जीवधारी हैं उन सभी के जिनमें जीवन होते हैं, जीवधारी के शरीर में जल की उपस्थिति होती है, यह बात भी आपको जान लेनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले यह बात जान लेते हैं कि आखिर जो जल है वो हमें किस तरह से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हैं जितने भी जल के सतह हैं, कुआं, पोखर, तालाब, नदियां, झील, सागर, महासागर, ये सभी जल के स्रोत हैं, जल के सोर्स हैं, जल के सतह भी उसमें मौजूद है। सभी जो जल के सतह है उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें जो है उस पर पड़ती हैं और जल जो है वाष्पन होकर वह ऊपर की ओर जाने लगता है, वो संघनित होकर बादल में बदल जाता है और बादल से हमें वर्षा की प्राप्ति होती है। फिर वह वर्षा नदियों और महासागरों में उसका जल जो है वो पहुंच जाता है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जल का एक चक्र चल रहा है और नदियों, सागरों, महासागरों, तालाबों, पोखरों में वर्षा का जल जो है वो एकत्रित होता है, वो जमा होता है और देन हमें जो है जल की प्राप्ति होती है। आपको यह बात भी जान लेनी चाहिए कि जो जल हम पीते हैं, जिनका हम पान करते हैं, वह भूमिगत जल होती है। याद रखना है, ग्राउंड वाटर, भौम जल, भूमिगत जल जिसे हम पीते हैं, ठीक है ना। जब भी किसी क्षेत्र पर सूखा पड़ता है तो भूमि जल भी सूख जाती है। ये बात भी आपको जान लेनी चाहिए फ्रेंड्स जल के बारे में कि हम लोग पूरे विश्व में 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसका मेन जो प्रमुख जो उद्देश्य है वो यह होता है कि सभी लोगों को, आसपास के लोगों को, आप भी जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया में लोगों को जल के इंपॉर्टेंस को, महत्व को बताना कि जल कितना इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन के लिए और जल को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए, यह एक प्राकृतिक संपत्ति है। फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं जल चक्र के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि जल चक्र आखिर होता क्या है। जो जितने भी जल के स्रोत हैं उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें से जल जो है वो वाष्प में बदल जाती है, ठीक है ना, और वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है और संघनन होने लगती है। वह संघनित रूप हमें बादल के रूप में दिखाई देता है, ठीक है ना। और एक टाइम ऐसा आता है जब वह छोटे छोटे सूक्ष्म जल के जो कण हैं वो एक बड़े
बूंद का रूप ले लेते हैं और आसमान में, वायुमंडल में फिर वो तैर नहीं पाते हैं और फिर वो हमारे पृथ्वी की ओर आकर गिरते हैं, जिसे हम लोग वर्षा कहते हैं। ठीक है ना। इस वर्षा से नदी, तालाब, पोखर, झील, सागर, महासागर सभी जगहों पर नदियों का जल पुनः जाता रहता है और फिर से क्या होती है कि यह जो जलवाष्प है, जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो फिर यह ऊपर उठने लगता है। यह जो पूरा प्रोसेस है, जैसा कि आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं जल चक्र, वाटर साइकिल। समझना है आपको बातों को। एक बात अब इसमें से यह इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि जो वाष्पन की प्रक्रिया है, ठीक है ना, यह हमारे पृथ्वी में हमेशा लगातार चलती रहती है, चाहे सूर्य की मौजूदगी हो या फिर ना हो। यानी सूर्य की उपस्थिति के बिना भी जो वाष्पन की प्रक्रिया है वो चलती रहती है, यानी धूप की अनुपस्थिति में। ठीक है ना। ये वाष्पन की प्रक्रिया लेकिन लगातार निरंतर हमारे इस पृथ्वी के साथ बनी हुई है। समझना है आपको बातों को। ठीक है ना। वाष्पन की प्रक्रिया के कारण ही कोई भी जो जगह है, वह जो जल सतह है वह सूखने लगती है। अब आपको समझना है कि यह वाष्पन की प्रक्रिया आखिर हम किसे कहते हैं। जो जल होता है ना, उसके वाष्प में बदल जाना, जल अवस्था से यानी जल के तरल अवस्था से उसे वाष्प अवस्था में बदलना ही वाष्पन की प्रक्रिया हम उसे कहते हैं। ठीक है ना। अब वाष्पन की प्रक्रिया जो है हमें कहाँ देखने को मिलती है, अगर हम इसे कहें तो जैसे ही हम गीले कपड़ों को सूखने देते हैं, आप देख पा रहे हैं गीले कपड़ों को सूखने दिया गया पिक्चर्स में भी, तो उसमें उपस्थित जल जो होते हैं वह उनका क्या होता है, वाष्पन होने लगता है। उसमें उपस्थित जल का वाष्पन होने लगता है और यह ज्यादा होगा, वाष्पन की जो दर है वो बढ़ जाती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या फिर किसी भी आप हीटर के पास या फिर किसी भी अंगीठी के पास, ठीक है ना, चूल्हे के पास अगर आप भीगे कपड़ों को अगर जल्दी सुखाना चाहते हैं तो वो जल्दी हो सकती है। ठीक है ना। क्योंकि जब भी ऊष्मा, जब भी हीट की उपस्थिति होती है तो वाष्पन की जो दर है, जो रेट है, वो बढ़ने लगती है और हमारे कपड़े में उपस्थित जो नमी है उनका वाष्प बनने लगता है, भेपर बनने लगता है, वाष्प बनकर वो ऊपर उड़ जाते हैं, हवा के साथ मिल जाते हैं। इसे आपको समझना है और इस तरह से हमारे कपड़े जो है सूख जाते हैं। यहां पर आपको वाष्पन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि संघनन की प्रक्रिया आखिर क्या है, लेकिन अब अभी हम संघनन के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम किसी फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से ठंडे बोतल को निकालते हैं तो हम देखते हैं उस बोतल के चारों तरफ छोटी छोटी जल की बूंदें आकर बैठ जाती है, जम जाती है, हमें देखने को मिलती है। यह कैसे होता है? होता यह है, हमारे वायुमंडल में वाटर वेपर, जलवाष्प की उपस्थिति हमेशा होती है। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा, वाष्पन की प्रक्रिया हमारे इस पृथ्वी के साथ हमेशा निरंतर लगातार बनी होती है। तो यह वाष्प हमारे एयर यानी हमारे वायुमंडल में भी, वायु में भी उपस्थित होती है। जब यह जलवाष्प किसी ठंडे वस्तु से स्पर्श करती है तो क्या होता है, वह जल जो है अब फिर से उस वाटर जो वेपर होता है, वाष्प जो है फिर से वो तरल अवस्था में आने लगता है। इस प्रक्रिया को संघनन की प्रक्रिया हम कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको समझना है। और संघनन की प्रक्रिया जो है, हम लोग बादल कैसे तैयार होते हैं उसके बारे में हम लोग जब जानेंगे तो अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, अब हम लोग जान लेंगे कि बादल कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं बादल कैसे बनते हैं, तो जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि जब सूर्य की गर्मी जब किसी भी जल के सतह पर पड़ती है तो वह उनका भाप बनता है, उनका वाष्पन होने लगता है। और वाष्पन की दर सबसे ज्यादा होती है जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति होती है। ठीक है ना। और यह जब जलवाष्प धीरे धीरे भाप बनकर, भाप का एक गुण होता है, यह हमेशा ऊपर की तरफ ही उठती है, याद रखना है आपको। और ऊपर की ओर उठते उठते ये क्या होता है, यह ठंडी होने लगती है। जब भी आसमान में ऊंचाई की ओर हम लोग अगर बढ़ने लगेंगे तो जो है ठंडा वाला जो जगह है वो आने लगता है। आपको याद रखनी है, हायर एल्टीट्यूड में जो ठंडी होती है वो काफी होती है। ऊंचाई पर ज्यादा ठंडी होने के कारण जो भाप है अब वह संघनित होने लगती है, संघनन होने लगता है।
उस भाप का। भाप जब संघनित होने लगती है तो फिर से वो क्या होती है, जल की बूंदों में आ जाती है और जल की छोटी छोटी जल कणिकाएं के रूप में अब वह धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ी जल कणिकाएं के रूप के वह धारण कर लेती है और फिर हमें वर्षा के रूप में हमें मिलती है। और यह इस तरह से आप देख पाए कि बादल जो है वो कैसे बना। अब सबसे पहला क्वेश्चन सवाल यह आता है कि आखिर संघनन कौन सी प्रक्रिया है। जैसा आपने कुछ देर पहले वाष्पीकरण की प्रक्रिया को पढ़ा, जहां पर किसी भी तरल का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया हम लोग वाष्पन की प्रक्रिया हमने पढ़ा। ठीक है ना, हमने देखा भी किस तरह से भीगे कपड़े वो सूखने लगे वाष्पीकरण के कारण। अब हमें जानना है संघनन की प्रक्रिया आखिर क्या होती है। संघनन में किसी भी वाष्प का जब तरल अवस्था में आना, याद रखना है किसी भी पदार्थ के वाष्प अवस्था से तरल अवस्था में आना ही संघनन की प्रक्रिया होती है। यह पदार्थ का भौतिक परिवर्तन है, याद रखना है आपको, किसी भी पदार्थ का परिवर्तन है यह भौतिक, यानी उसके फिजिकल चेंज होते हैं। ठीक है ना, इसे हम लोग संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। और संघनन की प्रक्रिया जैसा मैंने आपको कहा कि वाटर वेपर जो भाप के रूप में है, अब वो धीरे धीरे ठंडी हो रही है तो जल की बूंदों के रूप में ये आसमान में आ जा रही है और ये छोटी छोटी जल की जो कणिकाएं हैं, ठीक है ना, वह बड़ी रूप में धारण कर ले रही है। अब वह जब बड़ी रूप में धारण कर ले रही है तो अब फिर वो वायुमंडल में अब तैर नहीं पा रही है और फिर वो नीचे गिर पड़ती है, जिसे हम लोग वर्षा कहते हैं। ठीक है ना, यानी बादल क्या है, वास्तव में सूक्ष्म जल की कणिकाएं हैं। बहुत सूक्ष्म जल के जो कणिकाएं हैं जो वायुमंडल में तैरती रहती है वो होते हैं बादल। अब है ये शब्द आप देख पा रहे हैं कि जल कणिका आखिर क्या होती है। तो सूक्ष्म जल के जो कण होते हैं ना, जिसे हम लोग ड्रॉपलेट्स और जल कणिकाएं कहते हैं, जो वायुमंडल में तैरती रहती हैं। ठीक है ना, आपको समझना है। तो फ्रेंड्स, आपने जान लिया संघनन क्या होता है। संघनन की प्रक्रिया के कारण ही, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि रेफ्रिजरेटर में रखे गए कोई भी ठंडे पदार्थ की कोई जो वाटर है, जो बोतल है, अगर हम बाहर निकालते हैं तो आप देखोगे कुछ देर बाद उसमें छोटे छोटे जल की बूंदें जम जाती है। ये संघनन की प्रक्रिया के कारण ही हो पा रहा है। और संघनन की प्रक्रिया के कारण ही जब भी हम अपने जो शीशे हैं, ठीक है ना, पहनने वाले चश्मे हैं, चश्मे में भी अगर हम भाप देते हैं, अपनी छोड़ी हुई सांसें देते हैं, तो हम संघनन की प्रक्रिया के कारण ही उसमें छोटी छोटी जल की बूंदें देखने लगते हैं। और संघनन की प्रक्रिया के कारण ही जब विंटर के सीजन में, सर्दियों में, जब आप मिरर के सामने अगर छोड़ी हुई अपने सांस छोड़ोगे तो भी आप देख पाओगे छोटे छोटे जल की बूंदों को, वह भी संघनन के कारण ही हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस वर्षा शब्द का आखिर क्या मतलब होता है। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं वर्षा, तो आप सभी जानते हैं जब भी बादल संघनित होकर छोटे छोटे जो जल कणिका है एक बड़ी रूप का धारण कर लेती हैं, बड़ी रूप को धारण कर लेती हैं, तो वह हमारी धरातल की ओर बढ़ने लगती है। ठीक है ना, और जब भी हमारे धरातल की ओर बढ़ने लगती है, जिसे हम वर्षा कहते हैं, ये काफी प्रचुर मात्रा में होती है। इसे आपको समझना है। जब बादल संघनित हो जाती है और जब जल की बूंदें अब स्वतंत्र अवस्था में वायुमंडल में नहीं रह सकती, तो अब धरातल की ओर गिरने लगती है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। याद रखना है आपको, वर्षा। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कि ये भूमि जल आखिर क्या होता है, भौम जल और भूमि जल। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि जो ये वर्षा के जो जल हैं, ये नदियों तालाबों के द्वारा ये सागरों महासागरों में जाके मिल जाते हैं ना। तो अब कुछ जो पानी है वो मिट्टी अवशोषित कर लेती है, मिट्टी में रिसाव होता है, मिट्टी उस पानी को अवशोषित कर लेती है और धीरे धीरे भूमि के अंदर जो है इसे ये वो जो पानी है वो चला जाता है, जिसे हम भौम जल कहते हैं। और इसी भूमिगत जल को या फिर भौम जल को हम पान करते हैं, हम पीते हैं। ड्रिंकिंग वाटर जो होता है इसी भूमिगत जल से आता है, इसे भी आपको समझना है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स, साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है, अगर किसी भी क्षेत्र में अगर वर्षा अगर ना हो तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी अगर क्षेत्र में अगर वर्षा नहीं होती है तो वह क्षेत्र सूखा पड़ जाता है। ठीक है ना, आपको जानना है। सूखा इसलिए पड़ जाता है क्योंकि वहां पर एक साल या फिर उससे अधिक दिनों तक वर्षा नहीं है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
जो क्या हो रहा है, तालाब, झरने, जल के जितने भी स्रोत हैं वो सूख जा रहे हैं, उनका वाष्पीकरण होने लगता है। यहां तक कि वाष्पीकरण जो है वो मिट्टी यानी सॉइल का भी होता है। यह बात भी आपको जान के रखनी है फ्रेंड्स, कि सिर्फ पानी के सतहों का ही वाष्पीकरण नहीं होता है, बल्कि मिट्टी में उपस्थित जो जल है उसका भी वाष्पीकरण होता है, और फलस्वरूप उस विशिष्ट क्षेत्र का जो है वह क्षेत्र सूखे में परिवर्तित हो जाता है। अगर वर्षा किसी क्षेत्र में ना हुई हो तो सूखा पड़ जाता है। अगर किसी क्षेत्र में अगर वर्षा काफी मात्रा में हुई है तो उसमें क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। बाढ़ वह स्थिति है जब सामान्य जो एक मान्य है, जो सामान्य एक परिमाण है वर्षा के जल का, उससे वह काफी मात्रा में जब बढ़ जाती है तो बाढ़ की स्थिति आ जाती है। सामान्य वर्षा के जल की स्थिति ना होकर उससे काफी ज्यादा होना बाढ़ की स्थिति को पैदा करती है। याद रखना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि वर्षा के जल का संग्रहण जो है इसका मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हैं, वर्षा का जल है वो काफी शुद्ध रूप है, ठीक है ना। तो इसे क्या करते हैं, जनरली लोग वर्षा के जल को संग्रह करने लगते हैं, उसका कलेक्शंस करने लगते हैं, उसका भंडारण करने लगते हैं, ठीक है ना। भंडारण के कारण होता क्या है, जो जल है वह बहती नहीं है, वह किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र गड्ढे पर वह आके जमने लगती है। इसे ही वर्षा के जल का संग्रहण या फिर भंडारण हम कहते हैं। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। वर्षा के जल का संग्रहण का मकसद आखिर क्या है। इसका मकसद यह है कि जल की उपलब्धता बढ़े, जल का जो उपलब्ध है वह बढ़ते रहे धीरे धीरे, इसीलिए जल का भंडारण या फिर जल का संग्रहण किया जाता है। अभी जो है यह काम काफी सारे गांवों में भी हो रहा है और काफी सारे शहरों में भी इसका जो काम है वो चल रही है, क्योंकि वर्षा जो होती है ना वह हमारे इस इंडिया में मानसूनी हवा के चलने के कारण ही होती है, और मानसून जो है वो वर्षा को ले आती है। इसे भी आपको समझना है, ठीक है ना। लेकिन यह बात भी आपको जान के रखनी चाहिए, मानसून हवाओं को उसको अगर छोड़ दें, ठीक है ना, तो भी हमारे वायुमंडल में जल वाष्प जो है वह हमेशा मौजूद रहता है। तो वर्षा बहुत सारे हमारे इस भारत पर बहुत सारे जगह है जहां पर उनका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है वर्षा का, समान नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए वर्षा के जल का संग्रहण या फिर भंडारण किया जाता है ताकि जल की कमी ना हो, ठीक है ना। ये बात भी आपको समझना है, जैसा आप सभी पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, ये वर्षा के जल का संग्रहण किया जा रहा है छत के द्वारा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं छोटे से गड्ढे पर इसका भंडारण किया जा रहा है, उसका कलेक्शन किया जा रहा है। वर्षा के जल का जो संग्रहण है यह निम्नलिखित दो प्रकार से होता है। जैसा कि मैंने कहा कि छत के ऊपर वर्षा के जल का संग्रहण होता है, इसमें भवनों के छत पर वर्षा के जल को संग्रहण करते रखते हैं, टैंक द्वारा फिर धीरे धीरे इसे किसी गड्ढे में पहुंचा देते हैं, ठीक है ना, जैसा आप सभी देख पाए थे कुछ देर पहले यहाँ पर आप पिक्चर्स में भी, ठीक है ना। और दूसरा एक विकल्प है ये कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमिगत भूमि में सीधे पहुंचाने दिया जाए, यह एक दूसरा विकल्प है। जल का संग्रहण, ठीक है ना, जल का भंडारण काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं जल एक रासायनिक पदार्थ है, जल का दूसरा नाम जीवन है। जल के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते, कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप देख पा रहे हैं नीचे कुछ स्थान दिए गए हैं ब्लैंक, ठीक है ना, कुछ रिक्त स्थान, उनमें से आपको जो है वो फिल करने हैं उस ब्लैंक्स को, ठीक है ना। तो चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर वो कथन जो है वो आखिर क्या है जो ब्लैंक्स है। नंबर को, जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को डैश कहते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि जो जल होते हैं वो जब वाष्प में जब बदल जाते हैं तो वह परिवर्तन का जो प्रोसेस है उसे हम लोग कहते हैं वाष्पन की प्रक्रिया, ठीक है ना। वाष्पन की प्रक्रिया के दौरान ही जो जल होते हैं वो वाष्प में बदल जाती है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नंबर ख में हमसे क्या पूछा गया है। नंबर ख, जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को डैश कहते हैं।
जब जो जलवाष्प होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, वो जब जल में परिवर्तित होती है, याद रखना है, जलवाष्प जब जल में बदलती है तो वह जो चेंजिंग का जो प्रोसेस है, वह परिवर्तित होने का जो प्रक्रम है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं संघनन की प्रक्रिया, यानी कंडेंसेशन जो होता है, ठीक है ना, कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है, संघनन की जो प्रक्रिया है, जिसमें जलवाष्प जो होते हैं वह पुनः जल में बदल जाती है। यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस, यह प्रक्रम कहते हैं हम लोग संघनन का, ठीक है ना, याद रखना है आपको फ्रेंड्स, जैसा आपने वीडियोस में भी जाना। नंबर गो में चलिए फ्रेंड्स देख ले रहे हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा ना हो उस क्षेत्र में डैश लाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप वीडियोस में भी आपने देखा कि अगर कोई भी एक पार्टिकुलर, कोई भी एक अगर विशिष्ट जगह है जहां पर अधिक समय तक अगर वर्षा नहीं हुई है, तो उस जगह में क्या होंगे? उस जगह में सूखा पड़ जाएगा, ठीक है ना। आपको समझना है, जो भी मिट्टी में मौजूद जो जल के कण हैं, वो वाष्प में तो चेंज हो जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर वर्षा का आगमन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वह एरिया, वह क्षेत्र सूखे में बदल जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं नंबर घ में हमसे क्या पूछा जा रहा है। अत्यधिक वर्षा से डैश आती है। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने जाना कि जब वर्षा, ठीक है ना, जब रेनफॉल जब काफी ज्यादा होगी तो क्या होगा? तब बाढ़ आ जाएगी, तब फ्लड्स आ जाते हैं हमारे क्षेत्र में या उस पार्टिकुलर क्षेत्र में जहां पर ज्यादा वर्षा हो रही है, ठीक है ना। ये बात भी आपको समझनी है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछे गए हैं। देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे में से प्रत्येक का क्या वह वाष्पन अथवा संघनन के कारण से है, ठीक है ना। आपको बताना है, नीचे आपको कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य, कुछ कथन दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि वह वाष्पन से है या फिर संघनन से। इस सवाल को पूछने का मतलब है कि आपको प्रॉपर रूप से पता चला है कि कौन सा संघनन की प्रक्रिया और कौन सा वाष्पन की प्रक्रिया, इसलिए इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए देख ले रहे हैं कि प्रश्न नंबर 2 के क में हमसे क्या पूछा गया है। ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना। ध्यान देना है, जो ठंडे जो जल से भरी होती है जो ग्लास, उसके अगर बाहर का सरफेस देखा जाता है, तो आप देखे होंगे कि वह जल की बूंदे जो है वो दिखने लगती हैं। क्यों है होता है ऐसा? क्योंकि ये संघनन के कारण है। पहले आपको जानना है, जो एयर होते हैं ना, वो ठंडे हवा के संपर्क में आते हैं। एयर में क्या मौजूद होता है? वाटर वेपर, ठीक है ना। जल की बूंद जो होती है वो वायु में मौजूद होता है, और जैसे ही यह ठंडे किसी वस्तु के स्पर्श में आती है ना, तो फिर वह जो वाटर वेपर है वो दिखाई देने लगती है एज अ ड्रॉपलेट्स के रूप में। वह जल के कणों के रूप में, जल के बूंदों के रूप में हमें ग्लास के बाहरी सतह पर दिखाई देने लगती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं संघनन, यानी दैट मीन्स कंडेंसेशन का प्रोसेस है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे नंबर ख में हमसे क्या पूछा गया है। गीली कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना। तो गीली कपड़ों पर जैसे ही आप इस्त्री करते हो, यानी गर्म चीज को अप्लाई करते हो, तो आप देखते हो कि भाप जो है वो बनकर कपड़ों से उठ रही है ऊपर की तरफ। तो यह प्रोसेस वाष्पन की प्रक्रिया है, ध्यान देना फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो गीले कपड़े पर जैसे ही आप इस्त्री करते हैं तो आप देखोगे भाप बनकर कपड़े से उठते हैं, तो यह वाष्पन के कारण हो पा रहा है। वाष्प में क्या हो रहे हैं, मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि वाष्पन की प्रक्रिया जब जल जो है वह अपना अवस्था चेंज करके गैसियस स्टेट में बदल जाती है, ठीक है ना। तो वह जो प्रक्रिया है, वह प्रोसेस को हम लोग वाष्पन की प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो गीली जो वस्त्र है, जो कि वाटर के लेवल पर है, वाटर का स्तर है, उसमें वाटर की अवस्था पर है, जल जो कि लिक्विड अवस्था में है, समझना है आपको, ठीक है ना। और वह वेपर में चेंज हो जा रही है, वह वाष्प हो जा रही है, ठीक है ना। तो यही वाष्पन की प्रक्रिया है।
नेक्स्ट आपको देख लेना है कि नंबर गौ में सर्दियों में प्रातः काल कोहरे का दिखना। सर, जो सर्दी होता है ना, जो विंटर सीजन होता है ना, उसमें जो अर्ली मॉर्निंग में आप देखोगे कि कोहरे का दिखाई देता है। वह क्यों दिखाई देते हैं, इसके पीछे का रीजन है संघनन का, ठीक है ना। कंडेंसेशन के कारण से हमें कोहरे दिखाई देते हैं। समझना है आपको बातों को। उसी प्रकार से है जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा कि ठंडे ग्लास से भरे पानी में, ठीक है ना, ग्लास के बाहरी सतह पर दिखाई देते हैं जल की बूंदे, उसी टाइप का ही आपको समझना है, ठीक है ना। अब है नेक्स्ट, हमें आगे बढ़ना है और देखना है हमें कि नंबर घ में हमसे क्या पूछे गए हैं। गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्यामपट्ट में कुछ भाग सूख जाता है। ध्यान देना है, गीले कपड़े से अगर हम ब्लैक बोर्ड्स को अगर इरेज करते हैं, पोंछते हैं, तो ब्लैक बोर्ड्स कुछ टाइम के बाद वो सूख जाती है। पीछे का रीजन है वाष्पन की प्रक्रिया। वाष्पन होता है, ठीक है ना, जिसके कारण से क्या होती है, जो ब्लैक बोर्ड्स पर उपस्थित जो वाटर है ना, वो वाष्पन होने लगती है और इजीली वह सूख जाती है। समझना है आपको बातों को। तो यहां पर यह प्रक्रिया होगी वाष्पन की प्रक्रिया। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया और क्या होगा, ये वाष्पन होगा या फिर संघनन होगा, ठीक है ना। गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना, यह क्या होता है। जब भी आप गर्म छड़ पर अगर जब जल दोगे तो वह वेपर हो जाता है, वो वाष्पन की प्रक्रिया वहां पर शुरू हो जाती है। ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं इस आंसर शीट्स में भी। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पहले समझना है कि संघनन और वाष्पन की प्रक्रिया में आखिर क्या एक छोटा सा डिफरेंस है। आपको जानना है, जो वाष्पन होती है ना, वहां पर तरल पदार्थ जो है वह चेंज हो जाती है, वह वाष्प में, वेपर में, भाप में चेंज हो जाती है। याद रखना है, तरल पदार्थ चेंज हो जाता है वाष्प में, वेपर में, ठीक है ना। वहीं पर संघनन जो होता है, वेपर से वह फिर से डेंस होकर, घना होकर जल के बूंदों में आ जाता है। बस यही है संघनन का प्रोसेस और यही है वाष्पन का प्रोसेस। यही जो है वो अंतर है। वाष्पन में जो जल है वह वेपर में चेंज हो जाता है, भाप में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, वाष्प बन जाता है उसका, ये वाष्पन की प्रक्रिया में। और संघनन में होता क्या है, जो वेपर का जो फॉर्म है, जो भाप का फॉर्म है, वह पुनः क्या होता है, वह एक साथ होकर जल के बूंदों में वो चेंज हो जाता है। यानी वेपर आ जाता है किस पर, वह लिक्विड अवस्था में आ जाता है, तरल की अवस्था में आ जाता है। बस यही दोनों अंतर है। अच्छे से आपको क्वेश्चंस को रीड करके आपको समझ लेनी है, ठीक है ना, कि आखिर क्वेश्चंस में आखिर वो कौन से प्रोसेस होंगे, संघनन होगा या फिर वाष्पन की प्रक्रिया होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नंबर प्रश्न 3 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। कुछ कथन आपको दिए जा रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिया जा रहा है, आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा कथन आखिर सत्य है और कौन सा गलत है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं नंबर क में, चलिए देख ले रहे हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। वायु में जल वाष्प केवल मानसून के समय उपस्थित रहती है। जो एयर है उसमें जो वाष्प होती है, जल की वाष्प होती है, वाटर वेपर, तो वो मानसून के टाइम, मानसून जो एक स्पेशल टाइम होता है, ठीक है ना, तो उस समय क्या उपस्थित होती है, जहां मानसून वो टाइम है जब एयर में सबसे ज्यादा वाटर वेपर जो होते हैं, जल वाष्प है, वो प्रेजेंस होते हैं। तो कहा जा रहा है कि सिर्फ एयर में मानसून के टाइम ही की जल वाष्प होते हैं या हमेशा होते हैं। तो आपको यह बात जान के रखनी चाहिए, एयर में ऑलवेज जो है वाटर वेपर, जल वाष्प हमेशा मौजूद होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए यह कथन जो है कि मानसून में ही हमेशा वायु में जल वाष्प होती है, यह कथन आपका गलत है, ठीक है ना, यह हमेशा ही होती है। तो ये कथन हो गया गलत आपका, यानी आपको गलत लिख देना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे प्रश्न नंबर ख में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर ख, जल महासागरों नदियों तथा झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है, ठीक, परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता है। तो क्या यह बात सही है या गलत है। तो फ्रेंड्स, एक बात आप लोग जान लो, जो जल है वो महासागरों में प्रेजेंस होते हैं, नदियों में उपस्थित होते हैं, झीलों में होते हैं, ये सभी वाष्पित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भूमि से वाष्पित नहीं होते हैं जल, यह बिल्कुल बात गलत है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो पूरा सेंटेंस आपका हो गया, ये कथन आपका पूरी तरह से
गलत हो गया। समझना आपको बातों को। वाष्पन की प्रक्रिया, जो भी जल के जो भी सोर्स है, जो भी जल के स्रोत है, उनमें से तो वाष्पन की प्रक्रिया होती है, और साथ ही भूमि से भी वाष्पन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ध्यान देना है आपको इसलिए बातों को, ठीक है ना। इसलिए कथन भी आपका गलत हो गया कि परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता है, भूमि से भी वाष्पन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ना है, हम लोगों को देख लेना है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। जल के जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। जब जल जलवाष्प में बदल जाता है तो क्या यह प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है? तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जल के जलवाष्प होने की प्रक्रिया ही वाष्पन की प्रक्रिया हम उन्हें कहते हैं। तो यह बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि नंबर नेक्स्ट में हमसे क्या पूछे जा रहे हैं। जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में होता है, क्या यह बात सही है? तो फ्रेंड्स, आप लोग ये बात जान लें कि जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होता है, ये ऑल टाइम होता है। याद रखना है आपको, ठीक है ना, ये ऑल टाइम होता है, क्योंकि बहुत ऐसा टाइम है जब सूर्य के प्रकाश उपस्थित नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वाष्पन की प्रक्रिया जो इस अर्थ से, इस पृथ्वी से रुक गई है। कभी भी निरंतर, सदैव, लगातार ये वाष्पन की प्रक्रिया हमारे अर्थ के साथ हो रही है। आपको यह बात अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है ना। इसलिए यह सेंटेंस भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे क्या पूछे जा रहे हैं। वायु की ऊपरी परत में जहां यह और अधिक ठंडी होती है, ठीक है ना, जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएं बनाती है। तो यह कथन बिल्कुल आपका सच है। वायु की ऊपरी परतों, ठीक है ना, वायु का जो एयर है बहुत सारा लेवल होता है, और जैसे ही हम लोग हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं, बहुत ही ऊंचे स्थानों में जाते हैं एयर में, ठीक है ना, तो वहां पर जो प्लेसेस होता है, वो जो जगह होती है, जो क्षेत्र होता है, वो काफी ठंडी होती है। ठंडी होने के कारण वाष्प जो है अब क्या होगा, संघनन होगा। वाष्प, अब वाटर वेपर अब संघनन होंगे, एक साथ जमकर अब जल की बूंदों का क्रिएशन करेंगे, छोटी छोटी जल के बूंदों, जिसे हम लोग कहते हैं ड्रॉपलेट्स और जल कणिकाएं, ठीक है ना, तो वह बनाती है। तो क्या यह कथन सही है? बिल्कुल ये सही है, ठीक है ना, याद रखना है आपको, यानी ये कथन आपका बिल्कुल पूरी तरह से सही है। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं। क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी आपको? यदि हाँ, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, ये आपको बताने हैं। तो फ्रेंड, जैसा आपने पढ़ा कि जब भी वाष्पन की जो प्रक्रिया है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वह तेज हो जाती है। ऑलवेज तो वाष्पन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह तेज हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से यह उदाहरण, अगर गीला कपड़ा है हमारा और जो हीटर या फिर अंगीठी है वो सूर्य का प्रकाश है, तो उसकी उपस्थिति में जो गीले कपड़े हैं, ठीक है ना, हीटर और अंगीठी को आप सूर्य के प्रकाश मान लो, ठीक है ना, जो सूर्य की उपस्थिति, वहां पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो गीला कपड़ा है, ठीक है ना, जो जल उसमें मौजूद है, वो जल्द से जल्द वो वाष्प होने लगेगा और आपके जो कपड़े हैं वो बहुत ही जल्द सूखने लगेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेना कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें किस तरह से लिखना है। अब लिखोगे, तापमान में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आपको सबसे पहले इस लाइन को लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना, कि तापमान में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसीलिए अंगीठी या हीटर के पास वाष्पीकरण की दर अधिक होगी और यूनिफॉर्म जल्दी सूख जाएगी। इस तरह से आपको इस सेंटेंस को लिखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख ले रहे हैं नंबर प्रश्न 5 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 5, एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे टेबल पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदे देखोगे। कारण बताओ। जब भी हम लोग रेफ्रिजरेटर से ठंडे बोतल को निकालते हैं और किसी ऐसे जगह पर रखते हैं, किसी भी जगह पर, अब टेबल ही मान लो, और आप, हम क्या देखते हैं कि उसके चारों तरफ, यानी उस बोतल के चारों तरफ ठंडी ठंडी जो
वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जल की बूंदें हैं, वो दिखाई देती हैं। इसके पीछे का रीजन मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया फ्रेंड्स, कि हवा में जो जलवाष्प मौजूद है वह ठंडे के कारण वो अब संघनन होने लगते हैं, संघनन कंडेंसेशन होने लगते हैं। जो वाटर वेपर है वो अब ड्रॉपलेट्स में चेंज होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें किस तरह से लिखना है। अब देख पा रहे हैं उत्तर में, यह हवा में मौजूद जलवाष्प के संघनन के कारण होता है। सबसे पहले आपको इसी तरह लिखना है कि यह हवा में मौजूद जलवाष्प के संघनन कंडेंसेशन के कारण होता है। हवा में पानी जलवाष्प के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है ना। हवा में जो पानी है वो किसके रूप में होता है, जलवाष्प के रूप में प्रेजेंस होता है, उपस्थित होता है। जब यह ठंडे पानी की बोतल के संपर्क में आता है तो यह संघनित हो जाता है और पानी की बूंदों के रूप में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से आपको यह वाक्य जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है कि जब भी ठंडे पानी की बोतल के संपर्क में आती है जलवाष्प तो वो संघनित हो जाती है और पानी के बूंदों के रूप में हमें वह दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं तो लेंस भीग जाती है। लेंस क्यों भीग जाते हैं समझाइए। तो फ्रेंड्स इसे आपको समझना चाहिए, जो हमारी जो बॉडी में जो प्रेजेंस है ना, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, तो वो जो हवा है ना वो गर्म होती है, समझना है आपको। और जैसे ही जो गर्म हवा है उसमें वाटर वेपर जो है वो मौजूद होती है, नम हवा होती है, गर्म हवा होती है। और जैसे ही यह स्पेक्टेकल्स कांच पर ये पड़ती है ना तो क्या होता है, वो वाष्प जो मौजूद है हमारे छोड़े गए सांसों पर, उस पर से यह ठंडी होने लगती है। ठंडी होकर ये ड्रॉपलेट्स, टाइनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना, बहुत ही छोटे छोटे जल के बूंदों के रूप में हमें दिखाई देने लगती है। याद रखना है आपको कि जब भी आप ऐसा करोगे ठंड के दिनों में काफी ज्यादा आप इसे देख पाओगे, क्योंकि हमारी जो सांस होती है छोड़ी हुई CO2, ठीक है ना, नम हवा जो होती है वो काफी गर्म होती है। और ठंडे के टाइम में आपका जो स्पेक्टिकल्स होता है आप देखोगे काफी ठंडा हो चुका होता है, और उस समय इजीली आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि आप वो जो आप देख पाओगे कि एक लेंस जो है वो पूरी तरह से भीग जा रही है और वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स, बहुत ही टाइनी ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगे आपके स्पेक्टिकल्स में। वो गर्मी में कंपैरिजन विंटर की सीजन की तुलना में वो कम दिखाई देते हैं, ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमें किस तरह से लिखना है। आप लिखोगे, जब हम फूंक मारते हैं तो नम हवा ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकलती है। सबसे पहले आपको यह सेंटेंस आपको लिखना है कि जब हम फूंक मारते हैं तो नम हवा क्या होती है, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकलती है। ये नम हवा लेंस पर संघनित हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, होकर उसे भिगो देती है, उसे वेट कर देती है, और देन हम फिर अपने कॉटन के क्लॉथ से उसे साफ करने लगते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख ले रहे हैं कि प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 7, बादल कैसे बनते हैं। कैसे बनते हैं बादल, यह आपको बताना है इस क्वेश्चन में, और पूरा प्रोसेस आपको बतानी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर हमें कैसे देना है। पानी की सभी खुली सतहों से वाष्पीकरण होता है। सबसे पहले तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो आपको इस तरह से लिखना है कि पानी की सभी खुली सतहों से वाष्पीकरण होता है, जिससे जलवाष्प गर्म होने के कारण लगातार हवा में ऊपर उठते रहते हैं, ठीक है ना। ये आपको लिखना है कि जिससे जलवाष्प गर्म होने के कारण लगातार हवा में ऊपर उठते रहते हैं। जैसे जैसे ये जलवाष्प पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, ठंडे होने लगते हैं। ये जलवाष्प जब भी पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते हैं तो ये ठंडे होने लगते हैं, ठीक है ना। जैसा मैंने कहा कि हायर एल्टीट्यूड्स में होता है ठंडा काफी ज्यादा होता है, और जलवाष्प जब ऊपर जाते हैं तो ये ठंडे होने लगते हैं, ठीक है ना। पर्याप्त ऊंचाई पर हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें मौजूद जलवाष्प पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाते हैं। जब भी एक पर्याप्त ऊंचाई पर ये पहुंच जाती है ना तो फिर ये क्या होती है, जलवाष्प छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाते हैं, उनका कंडेंसेशन
जो है वो स्टार्ट हो जाता है उस पॉइंट पर। यह छोटी छोटी बूंदें ही है जो हवा में तैरती रहती है, जो हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। ठीक है ना, ये छोटी ही बूंदें हैं जो हमें दिखाई देती हैं जो एयर पर, ठीक है ना, ये सस्पेंडेड फॉर्म में ये दिखाई देती हैं, याद रखना है आपको। ऐसे लग रही है कि वो हवा में तैर रही है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख ले रहे हैं कि प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8, सूखा कब पड़ता है, कब ड्रॉट की जो है वो कंडीशन आ जाती है, कब सूखा पड़ने का कंडीशन आ जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस आपको बताने की क्या आप जो है किसी स्पेसिफिक एरिया में, विशिष्ट क्षेत्र में सूखा पड़ता है। आप लिखोगे यदि एक वर्ष या उससे अधिक समय तक किसी भी क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, ठीक है ना। यदि किसी एक वर्ष या फिर उससे अधिक टाइम तक किसी भी पार्टिकुलर क्षेत्र में अगर रीजन्स में अगर बारिश नहीं होती है तो क्या होगा, मिट्टी वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी खोती रहती है, वो लूज करती रहती है पानी। कौन, मिट्टी जो है वह पानी को खोती रहती है। धीरे धीरे इस क्षेत्र की मिट्टी सूख जाती है क्योंकि वर्षा तो हो ही नहीं रही है, इसलिए सूख जाएगी। क्योंकि हमने आपको कहा था कुछ देर पहले कि वाष्पन की प्रक्रिया जो है वो लगातार सदैव होती रहती है, ठीक है ना। तो होता क्या है, मिट्टी से वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है और मिट्टी सूखने लगती है, ठीक है ना। क्षेत्र के तालाबों और कुओं में पानी का स्तर भी नीचे चला जाता है। समझ रहे हैं आपको, जब भी कोई भी क्षेत्र सूखा पड़ना स्टार्ट हो जाता है तो आप देखोगे तालाबों और कुओं का पानी का स्तर भी जो है वो नीचे चला जाता है और उनमें से कुछ तो सूख ही जाते हैं। और भूजल भी दुर्लभ हो जाता है, जो ग्राउंड वाटर है, जो भौम जल है, ठीक है ना, जो भूजल है वह भी दुर्लभ हो जाता है। और या इसी स्थिति को हम लोग सूखे की स्थिति कहते हैं और सूखे का कारण भी यही स्थिति बनती है। काफी सूर्य की जो है रोशनी, काफी सूर्य की किरणें लगातार पड़ती रहती है, वर्षा नहीं होता है, इसके कारण से मिट्टी जो है अपना जो नमी है वो खोती रहती है और धीरे धीरे वह पार्टिकुलर क्षेत्र जो है वह सूखा मय हो जाता है और सूख जाता है। उस क्षेत्र के सभी तालाब नदियां भी सूख जाती हैं। समझना है आपको धीरे धीरे बातों को, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में।